जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हम भारतीय राज व्यवस्था की इस वीडियो की इस क्रम में कहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है यहाँ तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ लिया था। और आज हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उन शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो दोस्त अभी अभी चैनल से जुड़े होंगे वो सब क्या करेंगे दोस्तों, आप सब वीडियो को एक क्रम से देखेंगे, एक सीक्वेंस से देखेंगे, क्योंकि आप सब जान रहे हैं दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है और एक सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आप सब क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से एक क्रम से अगर चीज़ों को देखेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगी, क्योंकि आपको एक क्रमागत रूप से सारे के सारे पढ़ाया जा रहा है। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी है, मॉडर्न इंडिया की भी प्लेलिस्ट बनी है, ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी है। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, आप एक क्रम से वीडियो को देखते जाएंगे तो आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते भी जाएंगे। बाकी जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देख रहे हैं वो लोग क्या करते रहेंगे, वो सब बस करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम की क्या करते रहेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो सिर्फ इतना काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, राष्ट्रपति जी की टॉपिक्स पे आते हैं और हम देखने वाले हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है और इन शक्तियों से दोस्तों क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप इन सब बातों को दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। आप सब जानते हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति की जो शक्तियों वाला जो चैप्टर है, यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो अब आप सब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जो कुछ चीज़ें आपको जरूरत की होगी दोस्तों उसको आप नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों अब आप देखिए राष्ट्रपति जी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके पास जो शक्तियां होती है वो कई उसमें खंड में बटी हुई थी। जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ कार्यकारी शक्तियां होती हैं, कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं, कुछ आकस्मिक शक्तियां होती हैं, कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं और कुछ अन्य शक्तियां होती हैं। तो लगभग इतने खंडों में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति की जो अलग अलग शक्तियां कौन कौन सी हैं तो उसको हम देखने वाले हैं। यानी राष्ट्रपति के पास जो कुछ भी पावर्स होता है यानी जो कुछ भी शक्ति होती है वह इन रूपों में दोस्तों बटी हुई है। और आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कौन सी आती है, विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन सी आती है और वित्तीय शक्ति के अंतर्गत कौन सी आती है। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसी क्रम में राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति होती है दोस्तों, उस कार्यकारी शक्ति से आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कार्यकारी शक्ति की। कार्यकारी शक्ति को बोला जाता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर। तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये जो कार्यकारी शक्ति है इसी को बोला जाता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर। ये राष्ट्रपति की क्या होती है दोस्तों, कार्यकारी शक्ति होती है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, देखिए एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 53, उसमें क्या बातें कहा गया है दोस्तों, देखिए इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में कौन सी बातें कही जाती है। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है दोस्तों कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह किस में निहित होगी, वह राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की बात हो रहा है दोस्तों यानी भारत की, यानी पूरा भारत जानते हैं ना आप, एक यूनियन है, स्टेट्स और राज्यों को मिलाकर संघ बोला जाता है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी यानी जो दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी वह किसके अंदर निहित होगी, वह राष्ट्रपति में निहित होगी। या किस अनुच्छेद में हमसे कहा जाता है, अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में यह बातें कही गई है। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा अगला अनुच्छेद वह क्या है, वह है दोस्तों अनुच्छेद 77 यानी आर्टिकल 77। तो इसमें क्या बातें की गई है, तो देखिए इसमें कहा गया दोस्तों कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद जो 77 है यानी जो आर्टिकल 77 है दोस्तों, इसमें क्या बातें की गई है, इसमें कहा गया दोस्तों कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य, यहाँ कहा जा रहा है जितने भी उसके दोस्तों एग्जीक्यूटिव से संबंधित भारत सरकार के जितने भी कृत्य होंगे वह किसके नाम से किए जाएंगे, वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। आप देखते होंगे दोस्तों, आप सब अगर देखे होंगे, आप सुने होंगे, तो आप देखते हैं ना जो कुछ भी काम किया जाता है दोस्तों वह ऐसे तो केंद्र सरकार मतलब किसके हाथ में होती है, जो प्रधानमंत्री होता है वही दोस्तों सरकार का नेतृत्व करता है। लेकिन जो कुछ भी दोस्तों देश के नाम से जो कुछ भी काम होता है उस पर मुहर जो लगी होती है
वह मुहर किसकी लगी होती है दोस्तों, वह राष्ट्रपति की ही लगी होती है। सरकार का काम जो है, सरकार का नेतृत्व कौन करता है, सरकार का नेतृत्व दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन जितने भी दोस्तों एग्जीक्यूटिव कार्य होते हैं, जो कुछ कार्य हो किया जाता है, उस पर मुहर जो लगी होती है वह राष्ट्रपति की लगी होती है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 77 के तहत। तो आप दोस्तों यह एक एक आर्टिकल भी याद रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति वाला यह जो चैप्टर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक तो इनको अलग अलग करके भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है और वह कौन सा अनुच्छेद है। तो आप इन सारी बातों को अच्छे से याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जो अगली बात है वह क्या कही गई है। देखिए वह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर, आप यहाँ पर क्या देखिए क्या बात की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई जो समस्त नियुक्तियां होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं, वह भी दोस्तों कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। किसकी नियुक्तियों को छोड़कर, न्यायाधीशों की नियुक्तियों को छोड़कर। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यह राष्ट्रपति की दोस्तों कार्यकारी शक्ति नहीं, यानी यह एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। जबकि यह शक्ति के, आप याद रखें, यह पावर्स राष्ट्रपति को मिला है लेकिन यह एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं, उन न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों वह क्या करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा जितने भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, जितनी भी नियुक्तियां की जाती है दोस्तों, वह किसके अंतर्गत आता है, वह आता है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत। और अगली बात इसमें क्या कही है दोस्तों, देखिए इसमें और अगली बातें कही है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना। यहां बात किसकी की जा रही है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों शेड्यूल एरियाज। यहां बात किसकी की जा रही है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों को दोस्तों बोला जाता है शेड्यूल एरियाज। कुछ एरिया ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, वहां पर लगभग कुछ अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को घोषित कौन करता है, निर्धारित कौन करता है, वह करता है दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और उनका प्रशासन भी दोस्तों, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करते हैं, वह राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आप इन बातों को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। तो ये सब जो कार्य होते हैं दोस्तों, यह राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत आते हैं, कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन बातों को अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, क्योंकि दोस्तों यह अलग अलग करके पूछा जाता है। तो आप इन सारी बातों को याद रखिएगा और अपने अपने आप में दोस्तों हर एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है और आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की जो विधायी पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों विधायी शक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति इसको बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर। आप याद रखिएगा दोस्तों विधायी शक्ति को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव पावर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति आती है विधायी शक्ति के अंतर्गत, आप उसको भी देख लीजिए कि जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है यानी जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती। तो देखिए सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 85 की यानी आर्टिकल 85 की। इसमें क्या बातें कही गई है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना एवं विघटन करना यह किसकी शक्ति है दोस्तों, यह राष्ट्रपति की ही शक्ति है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो अनुच्छेद 85 है, जो आर्टिकल 85 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संसद का सत्र आहूत करना, संसद के सत्र का सत्रावसान करना और इन सत्रों का दोस्तों विघटन करना यह किसके अंतर्गत आता है, यह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दिया गया है। अभी आहूत करना क्या होता है, सत्रावसान करना क्या होता है, विघटन करना क्या होता है, इन सब बातों को दोस्तों आपको आगे आगे जैसे जैसे आपका वीडियो बढ़ता जाएगा, आपके लेक्चर समाप्त होते जाएंगे, आपको सारी बातें बताई जाएंगी कि संसद का सत्र आहूत करना क्या है, सत्रावसान करने का मतलब क्या है और विघटन करने का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ इतना याद रखिए दोस्तों कि यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो यह राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति है यानी लेजिस्लेटिव पावर है। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है उसमें क्या बातें की गई, देखिए इसमें दोस्तों जो अगला अनुच्छेद हुआ क्या, 87 यानी आर्टिकल 87। इसमें कहा गया दोस्तों कि संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो आप यहाँ पॉइंट क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या आपसे आएगा कि जो अनुच्छेद 87 है, जो आर्टिकल 87 है, वह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 87 दोस्तों वह संसद में यानी पार्लियामेंट में दोस्तों राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है दोस्तों उससे संबंधित है। और यह राष्ट्रपति दोस्तों जो संसद में जो अपना विशेष अभिभाषण देते हैं वह इनकी कैसी शक्ति है दोस्तों, वह इनकी विधायी शक्ति है। तो आप इन बातों को भी अच्छे से याद रखेंगे।
अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 108 के बारे में, यानी आर्टिकल 108 के बारे में। इसमें क्या बातें की गई, तो देखिए इसमें कहा गया दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद जो 108 है यानी आर्टिकल 108 है दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में कौन सी विधायी शक्ति दी गई है कि संसद के दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, यानी ज्वाइंट सिटिंग। आप याद रखें दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है, संयुक्त बैठक की बुला सकता है। किन मामलों, और संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं वह एक साथ बुला सकता है। वैसे आप जानते हैं ना, कोई अगर बिल बनता है, कोई अधिनियम बनता है, तो वह लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है एक साथ बुला सकता है। यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होती है दोस्तों, यह विधायी शक्ति होती है। यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती है, यानी 108 के अंतर्गत आती है। अब हम बात करने वाले किस अनुच्छेद की, तो आज दोस्तों 111(1)(1) इसमें क्या बातें की गई है, इसमें देखिए विधेयकों पे अनुमति देने की बातें की गई है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 111 जो है आर्टिकल जो 111 है दोस्तों, 111 है दोस्तों, इसमें किस की बात की गई है, इसमें राष्ट्रपति के विधेयकों पे अनुमति देने की बातें की गई है। या किस तरह की शक्ति है राष्ट्रपति की, यह राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत आती है। अब अगला जो अनुच्छेद, जो अगली शक्ति इसके अंतर्गत आती है दोस्तों, वह है अनुच्छेद 123। 123 में क्या बातें की गई, इसमें कहा गया दोस्तों अध्यादेश जारी करने की बातें की गई है। तो इस पॉइंट को आप तो बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि अनुच्छेद 123 जो है यानी आर्टिकल 123 किससे संबंधित है, यह राष्ट्रपति के दोस्तों अध्यादेश जारी करने से संबंधित है, यानी ऑर्डिनेंस से जारी करने की से संबंधित है। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। या किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो जो अनुच्छेद 123 है दोस्तों, आर्टिकल 123 जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राष्ट्रपति की क्या है, विधायी शक्ति है, यानी लेजिस्लेटिव पावर है। तो आप दोस्तों यह एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में जो आपको बताया गया, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में, और अभी दोस्तों जो आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया, यानी लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, तो इन सारी बातों को ही आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको एक एक अनुच्छेद अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे इससे सवाल आते रहते हैं। और बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ वीडियो लेक्चर है वह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या आप दोस्तों वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, ईपीएफओ की कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनसे सीधे सीधे एग्जामों में क्या हुआ, क्वेश्चन बन चुके हैं या क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाकी आपको पूरी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, ना तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ वही बताया जा रहा है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन बातों को, अभी आपको जो बताया गया है, आप उसको अच्छे से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या है और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, यानी जो उसकी जुडिशियल पावर है, उसके बारे में। तो अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में, यानी जो उसकी जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति की। क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्ति है दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई, अभी आपको बताया गया है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति आती है, तो आप उसको भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या है इसमें याद रखेंगे, देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय का मतलब की बात किया गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय का मतलब बात हो रहा है दोस्तों हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उन जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह नियुक्ति करता है दोस्तों, वह करता है राष्ट्रपति। और यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो यह राष्ट्रपति की दोस्तों न्यायिक शक्ति है, यानी यह जुडिशियल पावर है। तो आप इन दोनों को बातों को याद रखिएगा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, दोनों की दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप ऐसा नहीं कर देंगे कि हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन, जजों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा दोस्तों राज्यपाल, गवर्नर। तो आप गवर्नर वाला बातें याद रखेंगे कि गलत है।
चाहे उच्चतम न्यायालय हो यानी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो यानी हाई कोर्ट हो, इन दोनों ही जगहों पे दोस्तों जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वह किसके द्वारा किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर राज्यपाल जैसा शब्द का यूज कर दिया जाएगा और उसमें क्या हो जाता है, लोगों से कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 72 की जो आर्टिकल 72 है उसमें कौन सी बातें की गई है। तो देखिए इसमें दोस्तों बात की गई है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में दोस्तों बात की गई है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद 72 है आर्टिकल 72 है, यह राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। आपने सुना होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति कुछ मामलों में सजा का कर सकते हैं, मतलब सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को क्षमा कर सकते हैं, यानी उसका पार्डन कर सकते हैं। देखिए कुछ इसके लिए अलग अलग कैटेगरी है कि किस तरह से सजा का जो क्षमादान करने की जो शक्ति होती है दोस्तों, उसमें कभी किसी मामले में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है या अलग अलग टाइप से इसका समाधान किया जाता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा अभी यहाँ पर कि जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, वह अनुच्छेद 72 से संबंधित है, यानी आर्टिकल 72 से संबंधित है। और यह राष्ट्रपति की किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो यह राष्ट्रपति की दोस्तों न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। बस आप अभी यहाँ पर इतनी बातें याद रखें, बाकी आपको आगे बताया जाएगा कि जो क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत किस तरह की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। अब हम जो अगला अनुच्छेद है दोस्तों, उस अगले अनुच्छेद में देखिए क्या बातें की गई, हुआ क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 143 यानी 143। तो इसमें दोस्तों बात की गई है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो देखिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। अब वह सलाह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर क्या कर सकता है राष्ट्रपति, जो होता है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है, वह उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। और किस अनुच्छेद के तहत लेता है, वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेता है, यानी 143 के अंतर्गत लेता है। तो यह भी राष्ट्रपति की किस तरह की शक्ति है दोस्तों, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। तो आप इन बातों को दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति की जो आकस्मिक शक्ति है, उस आकस्मिक शक्ति के बारे में, जो उसके इमरजेंसी से संबंधित पावर से कुछ देख दोस्तों, आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, या राष्ट्रपति की दोस्तों इमरजेंसी से संबंधित पावर्स होती हैं, यानी आकस्मिक शक्तियां होती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके याद रखेंगे, इसमें 3 आर्टिकल तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 352, 356 और 360। इनमें 4 ऐड करते जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए जो अनुच्छेद 352 है, 352 के तहत क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, सबसे पहले आप याद रखेंगे किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो जो अनुच्छेद 352 है यानी 352 जो अनुच्छेद है दोस्तों, उसी के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। और यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है दोस्तों, यह आकस्मिक शक्ति है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 356 की यानी 356 की। इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है यानी जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों, तो जो हमारा अनुच्छेद 356 है यानी 356 है, इसी के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आप जानते हैं ना दोस्तों, राज्यों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। या किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 356 के तहत। और यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो यह राष्ट्रपति की दोस्तों आकस्मिक शक्ति है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 360 की। उसमें क्या बातें की गई, देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, वह अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, वह वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है, वह 360 के अंतर्गत आता है। तो आप इन तीनों अनुच्छेद को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इससे पूछा गया है कि 352, 356 और 360, यह 3 के 3 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 352 किससे संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है नेशनल इमरजेंसी यानी
राष्ट्रीय आपातकाल 356 किससे संबंधित है दोस्तों, या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है यानी प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। और 360 जो दोस्तों वह किससे संबंधित है, वह संबंधित है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये इन सारी बातों को अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो ये आकस्मिक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं यानी जो फाइनेंशियल शक्तियां हैं दोस्तों, उनके अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। अभी तक आपने देखा है कि राष्ट्रपति की जो आकस्मिक शक्ति है उसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति आती है। अब हम बात करने वाले दोस्तों राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्ति को दोस्तों बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल पावर दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती है। तो आप इसको भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं उसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है या कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 110 के बारे में यानी 110 के बारे में। तो देखिए इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ किसकी बात की जा रही है, धन विधेयक की। धन विधेयक को क्या बोला जाता है दोस्तों, मनी बिल। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो धन विधेयक होता है यानी जो मनी बिल होता है, या जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 110 के बारे में, अनुच्छेद 110 के तहत। यानी अगर आपसे सवाल के एग्जाम में आएगा सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है, वह अनुच्छेद 110 से संबंधित है। और जो मनी बिल है दोस्तों वह संसद में, और संसद में आप याद रखिएगा केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। तो आप इन बातों को भी याद रखिएगा दोस्तों, जो मनी बिल है वह मनी बिल केवल व केवल यानी ओनली कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल को दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, या केवल और केवल कहाँ आता है, लोकसभा में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, 110 के तहत। और जब भी दोस्तों मनी बिल संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जी को पहले ही बताया गया होता है कि यहाँ धन विधेयक को हम लाने वाले हैं। तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है वह क्या है दोस्तों, वह है 112 यानी 112। इसमें किसकी बातें की गई दोस्तों, इसमें कहा गया है जो वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करने की बातें की गई है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ बातें की गई है। आप याद रखेंगे एक शब्द आप सुनेंगे दोस्तों, बजट। आप देखते हैं ना हर साल दोस्तों केंद्र सरकार का बजट आता है और राज्य सरकारें भी दोस्तों क्या करती है, अपनी अपनी बजट लाती है। तो बजट जैसा शब्द दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, ये जो बजट शब्द है इस बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। आप याद रखिएगा बजट की जगह पे क्या लिखा है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ मिलता है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा शब्द लिखा हुआ होता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा दोस्तों संविधान में बजट जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट आप जानते हैं केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है और राज्य सरकारें अपना अपना बजट पेश करती हैं। या किस अनुच्छेद से के अंतर्गत आता है, यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। जो संघ सरकार का जो केंद्र सरकार का जो बजट आता है वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। और वहां पर बातें क्या लिखी है दोस्तों, 112 में बजट ना लिख के लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, बजट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इसको गलती नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कभी कभी सवाल दे दिया जाता है कि संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है। यह किस राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो यह राष्ट्रपति की दोस्तों जो है वित्तीय शक्ति है, यानी यह फाइनेंशियल पावर्स के अंतर्गत आता है। और आप क्या बातें याद रखेंगे दोस्तों इन शक्तियों के अंतर्गत, तो एक अनुच्छेद है दोस्तों 267 यानी 267। इसमें क्या बातें की गई, तो देखिए इसमें बातें की गई दोस्तों कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो आकस्मिक निधि होती है, जो कुछ कंटीजेंसी वाला जो फंड होता है दोस्तों, या किस अनुच्छेद से संबंधित है, वह संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 267 यानी 267 से संबंधित। तो ये अनुच्छेद 267 क्या कहता है कि जो कुछ आकस्मिक निधि से जो कुछ व्यय किया जाएगा, जो कुछ खर्च किया जाएगा, यानी केंद्र सरकार जो खर्च करेगी वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही करेगी। तो आप इन बातों को याद रखिएगा
कि जो आकस्मिक निधि से जो व्यय किया जाता है, जो खर्चे करती है केंद्र सरकार, वह अनुच्छेद 267 के अंतर्गत करती है, लेकिन यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है। यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। तो आप इस बातों को अच्छे से याद रखिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, वह भी आप देख लीजिए। वह क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 280 यानी 280। इसमें क्या बातें की गई दोस्तों? इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बातें किस अनुच्छेद में की गई है, तो वह की गई है दोस्तों अनुच्छेद 280 में की गई है, यानी आर्टिकल 280 में की गई। तो अब इन बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा कि वित्त आयोग यानी हर क्या होता है दोस्तों? एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है दोस्तों? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो आप इन बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा। यह राष्ट्रपति की किस तरह की शक्ति है? तो यह राष्ट्रपति की दोस्तों वित्तीय शक्ति है। तो आप इन शक्तियों को भी अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी दोस्तों आपने लगभग अलग अलग कैटेगरी में राष्ट्रपति की जो पावर्स होती है, प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है, उनको अच्छे से देखा कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है यानी लेजिस्लेटिव पावर क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है यानी जुडिशियल पावर क्या है, और राष्ट्रपति की जो आकस्मिक शक्ति यानी इमरजेंसी से संबंधित पावर क्या है, और राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है यानी फाइनेंशियल पावर्स क्या है। तो अंश आपने सारे शक्तियों को बहुत ही अच्छे से देखा और हर एक एक अनुच्छेद को भी अच्छे से देखा कि ये जो शक्तियां दी गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो आप इन सारी बातों को दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप जिस भी एग्जाम की दोस्तों को तैयारी कर रहे हो, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार चेक करके देखिए। आप देखेंगे लगभग इन सबसे सवाल पूछा जा चुका। हर एक एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे आते रहे एग्जामों में। तो आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करते रहेंगे? PYQ अपना चेक करते रहेंगे बार बार अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब कुछ राष्ट्रपति की दोस्तों इन शक्तियों के बाद कुछ अन्य शक्तियां बची रह जाती, जो 5-6 शक्तियां और बची रह जाती है, आप उनको भी देख लीजिए। कभी कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति है या निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप ऐसे करके सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए कि कुछ अन्य शक्तियों के अंतर्गत और कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। तो देखिए अन्य शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते जो होते हैं दोस्तों, वह राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, जो कुछ भी समझौते होते हैं दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर, वह किसके नाम से होते हैं दोस्तों? वह राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं, यानी वह प्रेसिडेंट के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। तो आप इन बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा। और आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? वह वो होता है राष्ट्रपति। आप याद रखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सारी सेनाओं के दोस्तों, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, इनका एक एक हेड होता है। लेकिन अगर आप देखें इन सम्मिलित सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति अगर ओवरऑल माना जाए, किसको माना जाता है दोस्तों? जो भारतीय सेना होती है वह माना जाता है राष्ट्रपति को ही माना जाता है। जबकि आप सब जानते हैं थल सेना के अलग हेड होते हैं, वायुसेना के अलग हेड होते हैं, आर्मी के अलग हेड होते हैं, उनको अलग अलग शब्द दिया गया है पार्टिकुलर। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है? तो वह माना जाता है दोस्तों राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो आप इस बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा। और आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि कौन होता है दोस्तों? तो वह होता है राष्ट्रपति ही होता है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल से संबंधित जो मामले होते हैं उन समय भारत का प्रतिनिधि जो होता है दोस्तों, यानी भारत को जो रिप्रेजेंट करता है वह कौन करता है दोस्तों? वह राष्ट्रपति ही करता है। तो आप इस पावर्स को भी अच्छे से याद रखेंगे। और आपको दोस्तों क्या याद रखना है? आप यह भी याद रखेंगे दोस्तों राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना व उनका स्वागत करने का काम किसका होता है? तो यह भी राष्ट्रपति का ही होता है दोस्तों। आप जानते हैं ना दोस्तों, जो राजदूत होते हैं और जो उच्चायुक्त होते हैं, आप इनके बारे में अगर जानते हैं दोस्तों, इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों जो लोग IAS की प्रिपरेशन करते हैं, यानी जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, उसी के ही अंतर्गत दोस्तों IFS का सिलेक्शन होता है। IFS का मतलब होता है दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी भारतीय विदेश सेवा।
यह बहुत ही टॉप लेवल का पद होता है दोस्तों। भारतीय विदेश सेवा के ही द्वारा दोस्तों क्या बनाए जाते हैं, राजदूत बनाए जाते हैं, यानी एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो आप इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा। यानी जो लोग आईएएस का पेपर देते हैं, यानी यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, वही दोस्तों क्या होता है, उसी के अंतर्गत आईएफएस का पद आता है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस का पद आता है। इसी को दोस्तों भारतीय विदेश सेवा बोला जाता है। इसी के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, अलग अलग देशों में राजदूत बनते हैं, वहां पर उच्चायुक्त बनते हैं। तो इनको भेजना, इनका स्वागत करने का काम किसका होता है दोस्तों, राष्ट्रपति जी का ही होता है। और आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों, ये आईएफएस जो सर्विस होती है बहुत ही अच्छी सर्विस होती है। इसके बारे में आप कभी अलग से देखेंगे कि जो अलग अलग यूपीएससी के अंतर्गत सर्विस है, वो कभी अलग वीडियो में आपसे बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आपसे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी कि राष्ट्रपति की जो अलग अलग शक्तियां हैं, इनसे किस तरह के सवाल बन सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, किन किन पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है, कौन कौन सी बातों को आपको एग्जाम में लेके जाना है। आपको यह सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको राष्ट्रपति की शक्तियों से लेके, यानी प्रेसिडेंट के पावर से लेकर अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, उसका मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। तो आपको जितनी भी बातें दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, अपना अपना रिवीजन करते रहेंगे और चीज़ों को देखते रहेंगे। बस चलते चलते दोस्तों आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह क्या है, स्टडी विथ रामा। इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, यानी आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में जो भी दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी पता चलता रहे दोस्तों कि किस तरह से चीज़ों को लेकर पढ़ना है और कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम के हिसाब से याद रखनी है। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ आपके सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, मैं उसका अवश्य ध्यान रखूंगा और आपके कमेंट के हिसाब से आपको रिप्लाई करता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।